Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 7th of December 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस. कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था एक तो यूजीसी की एक स्कीम. तो वहां से तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनते और वो सेशन एक बार पहले भी रिपीट हुआ था और वहां पर भी हमने क्वेश्चंस को जो है एड्रेस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोबा 3 लॉन्च किया है इसरो ने और जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जो है सैटेलाइट था, एक मिशन था, तो उसको लॉन्च किया गया था जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से. सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्लेस. और यहाँ से मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. सो इनको आप ध्यान में रखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड. तो इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन है आपका आंध्र प्रदेश. सो सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. Next question is what is the primary function of the सतीश धवन स्पेस सेंटर. जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या ये स्पेस पर रिसर्च कर रहा है? नहीं. क्या ये एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कराता है? नहीं. क्या ये स्पेस क्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं. एक्चुअल में इसका वर्क है सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी. जितने भी इसरो के मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लॉन्च होता है, जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो यहीं से लॉन्च किए जाते हैं. तो व्हेन वाज द सतीश धवन स्पेस सेंटर स्टैब्लिश्ड. इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिस वाज द ईयर ऑफ 1971, जिस ईयर में बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था. ईस्ट पाकिस्तान से इसको बांग्लादेश बनाया गया था और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था. Which space agency operates the सतीश धवन स्पेस सेंटर. तो सतीश धवन स्पेस सेंटर को ना तो नासा ऑपरेट करती है, ना रॉस्कोमॉस और ना ही ईएसए. इसको ऑपरेट करती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये जो नासा है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, रॉस्कोमॉस रशिया की स्पेस एजेंसी है और ईएसए ये यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है. सो ये क्वेश्चन भी कई बार आए हैं. डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के नेम्स पूछ लिए जाते हैं. विच आइलैंड सेपरेट्स लेक पुलिकट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. तो देखो एक लेक है पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये ब्रैकिश वाटर लेक है और ये जो है बे ऑफ बंगाल से सेपरेट हो जाती है एक आइलैंड के द्वारा. मीन्स अगर हम इस तरीके से बात करें तो यहाँ पर कुछ रीजन है हमारा. इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पर आपका ले ऑफ पुलिकट हो गया और यहाँ पर है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड. तो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है ये सेपरेट करता है लेक पुलिकट को बे ऑफ बंगाल से. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप. ये आप देख लीजिए, ये हो गया आपका इंडिया का मैप हो गया. यहाँ पर ये जो रीजन है ये सारा का सारा है आपका बे ऑफ बंगाल और ये जो रीजन आप देखोगे तो ये है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड. ये सेपरेट करता है इस लेक पुलिकट को बे ऑफ बंगाल से. तो बे ऑफ बंगाल और लेक पुलिकट के बीच में है ये आइलैंड दैट इज श्रीहरिकोटा. यहीं पर आपका एस्टेब्लिश्ड है सतीश धवन स्पेस सेंटर. सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर और करंट अफेयर में हमारा है सबसे पहले है नेपाल एंड चाइना साइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI. इन्होंने साइन कर लिया कोऑपरेशन फ्रेमवर्क. ये इंडिया के लिए बड़े एक कंसर्न है कि BRI में एक एक करके बहुत सारे इंडिया के नेबर्स या जो पॉलिटिकली इंडिया के साथ अलाइन हुआ करते थे आज वो धीरे धीरे करके चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट, ये जो साइन हुआ है चाइना और नेपाल के बीच में, ये इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया के लिए एक चिंता की बात है.
क्या है, आइए देख लेते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है इज एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर इम्प्लीमेंटिंग बीआरआई प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है, 2013 में, उसके बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, वो अब नेपाल में भी लॉन्च हो जाएंगे। जो कि इससे पहले अभी तक हम देख रहे थे कि इंडिया के अदर नेबरिंग कंट्रीज में लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है एक चाइना का बहुत बड़ा अलाय बन चुका है। जो कि अब नेपाल ने इस बीआरआई को कब लॉन्च किया था, सॉरी ज्वाइन किया था 2017 में, बट अब उसके जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने साइन कर दिया। बोथ कंट्रीज हैव कमिटेड टू डेवलपिंग द ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क। सो जो हिमालय वाला रीजन है, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कि आपको ऐसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया और ये वाला जो रीजन है आपका हिमालय और चाइना वाला है। तो हिमालय होते हुए इस तरह से नेपाल और चाइना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, मींस बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसमें मेनली होगा माउंटेन रीजन में डेवलप होने वाले रोड्स। तो जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा और चाइना एंड नेपाल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, रेलवेज, एविएशन और पावर ग्रिड। तो सारे टाइप्स के, चाहे वो रोड बनाने की बात हो तो हिमालयन रीजन में रोड्स बना देगा चाइना, रेलवे के थ्रू कनेक्ट कर देगा और फ्लाइट वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, और पावर ग्रिड भी होगा। जो अभी तक नेपाल अपनी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय नेपाल इन इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है प्रोजेक्ट्स में इंडिया को सेल करता है, लेकिन अब उनका कनेक्शन होगा चाइना के साथ में, और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान और श्रीलंका पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, ये जो बीआरआई है वो क्या है। चाइना ने बीआरआई इसको वन बेल्ट वन रोड के नाम से 2013 में इनिशिएट किया था। जो क्या चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है एशिया को अफ्रीका और यूरोप से। इट मींस यूरोप और अफ्रीका दोनों से ही अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है कौन, चाइना, जिससे कि उसका जो ट्रेड है वो अफ्रीका और यूरोप दोनों से कनेक्ट हो जाए और दोनों में उसका ट्रेड इंप्रूव हो जाए और लार्ज अमाउंट में वो ट्रेड कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, इंप्रूविंग रीजनल इंटीग्रेशन। तो जो पूरा का पूरा रीजन है वो उसको एक साथ कनेक्ट करना चाहता है, इंक्रीजिंग ट्रेड को इंक्रीज करना चाहता है, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये चीजें होंगी, इंटीग्रेशन होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्या इसमें शामिल है इस बीआरआई में, तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इसमें शामिल है, और इसमें इंक्लूडेड है मैरीटाइम सिल्क रोड। ये दो तरह के रोड हैं, ये बाई रोड है और रेलवे है। इसमें मैरीटाइम मींस ओशियन वाले रूट्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसको आइए एक बार हम मैप पे देख लेते हैं कि क्या इसका सीन है, कैसा हमको ये दिखता है। इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए, ये सारा का सारा रीजन आपका चाइना का हो गया, ये सारा रीजन चाइना का हो गया। ये एंशिएंट टाइम में ये जो रूट है इसको हम सिल्क रूट कहा करते थे। चाइना उस समय पर सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता था, और यहाँ से चाइना पूरे वर्ल्ड को सिल्क की सप्लाई करता था। इसलिए एंशिएंट टाइम में इसको हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो इकोनॉमिक बेल्ट यहाँ से। दूसरा, सेकंड हमारे पास में है कि रोड के थ्रू तो कनेक्टिविटी हम इस तरीके से बना रहा है चाइना पूरे वर्ल्ड के साथ में, और अब बचा उसके पास में मैरीटाइम रोड। तो मैरीटाइम रोड में ये जो ओशियन वाले रूट्स हैं, इनके थ्रू चाइना पूरी तरह से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, इधर अफ्रीका से और इधर यूरोप से। और यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, आपका नॉर्थ अमेरिका में भी जा सकते हैं। तो एक तरह से चाइना जो है अपने आप को पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेंस में, ट्रेड वाले सेंस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेंस में अपने आप को पूरे वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट कर रहा है। और ये है उसका बीआरआई प्रोजेक्ट कहूं, या इसको मैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इंडिया के क्या क्या कंसर्न हैं, मींस हम देखो, अगर नेपाल ने
चाइना के साथ में BRI के प्रोजेक्ट को साइन कर लिया। हमको क्या लेना देना भाई इससे? हाँ, हमको लेना देना है। इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है ये, बिकॉज इंडिया ने इस BRI को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रखा है। क्यों? बहुत सारे इसके रीजंस हैं, जिनमें एक रीजन है कि चाइना का ये जो BRI है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का एक हिस्सा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जाता है POK से। और हम कहते हैं कि भाई अगर POK से ये जा रहा है तो ये तो इंडिया का है, तो इंडिया से आप ये रोड क्यों निकाल रहे हैं? तो इस वजह से हमारे ऑब्जेक्शंस भी हैं। क्या क्या हमारे कंसर्न है? नेपाल शेयर्स लॉन्ग लैंड बॉर्डर, हमारी और नेपाल की अराउंड 1700 किलोमीटर की बाउंड्री हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इस वजह से बफर जोन भी बन जाता है नेपाल हमारे लिए। देखो, हम यहाँ अगर मैप पर देखें तो इधर आपका नेपाल भूटान जो है, ये दोनों चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट का काम करते हैं कि भाई कभी चाइना अगर इंडिया पे अटैक करना चाहेगा इस रीजन में, तो उसको पहले नेपाल और भूटान को क्रॉस करना होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो नेपाल और भूटान दोनों ही चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट है, बफर कंट्रीज है। मींस यहां से चाइना हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, यहां से चाइना हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता इन रीजन्स के थ्रू। तो ये क्या हो गए? बफर हो गए। और अगर बफर कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब बात होती है, बफर कंट्रीज अगर यहाँ इंडिया के फ्रेंड हो जाए, इंडिया के फ्रेंड हो, तो इंडिया ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को फिर चिंता की बात नहीं है। अगर ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया तो चाइना कभी भी इनके साथ में मिल करके अपनी फोर्सेस को यहाँ स्टैब्लिश कर दे, अपनी मिसाइल्स यहाँ पे जो है डिप्लॉय कर दे, अपनी आर्मी को इसके अंदर यहाँ डिप्लॉय कर दे, तो इंडिया के रीजन्स पर अटैक करना चाइना के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना बहुत इजीली आपके गोरखपुर तक, लखनऊ तक, बरेली तक, इधर ये वाला जो सारा का सारा रीजन है, सहारनपुर और ये सारा रीजन, इधर आपका ये सिक्किम, नेपाल, सिक्किम वाला रीजन हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तक चाइना की जो अप्रोच है, चाइना की जो मिसाइल्स की रीच है, उसकी आर्मी की रीच है, वो इजीली अंदर तक घुस सकते हैं। यहाँ तक उनकी एंट्री बहुत इजी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, इसी वजह से चाइना को हमेशा इंडिया चाहता है कि भाई चाइना इन कंट्रीज के साथ में बहुत ज्यादा रिश्ते अच्छे ना रखे, या इंडिया हमेशा ट्राई करता है कि नेपाल और भूटान या श्रीलंका या बांग्लादेश या म्यांमार, ये जो कंट्रीज हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आए, जबकि उनकी दोस्ती स्ट्रांग होनी चाहिए इंडिया के साथ में। ऐसा हमेशा इंडिया एफर्ट्स करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इसी का ट्राई करती है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल मेक बॉर्डर एरियाज मोर वल्नरेबल। अब सोचो, आप एक बार मैप पर देखो, यहाँ देखो, अब सोचो आप कि चाइना अगर यहाँ से कनेक्टिविटी अपनी इंक्रीज करता है, यहाँ से अपना रोड यहाँ तक पहुंचा देता है, क्या कहेगा कि हम तो नेपाल के अंदर रोड बना रहे हैं। तो इस सारे रीजन में रोड बन जाएंगे, इस रीजन में रोड बन जाएंगे, यहाँ पर इनके, अगर अभी तो खैर भूटान ने तो इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो इन सारे के सारे माउंटेन रीजन में जो बहुत ज्यादा टफ टेरेन होते हैं, यहाँ पर भी अपना रोड बना देगा। तो किसी वॉर की सिचुएशन में उनकी आर्मी बड़ी इजीली वहां पर मूव कर जाएगी। क्यों? ये रोड बनवा रहा है चाइना और है ये नेपाल में, तो यहाँ तक नेपाल के अंदर तक रोड्स वगैरह के थ्रू यहाँ तक पहुंचना चाइनीज आर्मी के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न है कि इस रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो इंडिया के लिए टेंशन प्रोवाइड कराएगा। रीजनल इन्फ्लुएंस, चाइना पहले से ही चाहता है कि एक भी कंट्री इंडिया का जो पड़ोसी है वो जो है इंडिया के साथ दोस्ती में ना रहे। इसलिए चाइना क्या चाहता है कि अलाइन पॉलिटिकली विद चाइना। चाइना कहता है, और उसकी पॉलिसी यही है कि सारे कंट्रीज को पॉलिटिकली वो अपने साथ अलाइ करना चाहता है। ये भी इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इस अलायंस के लिए चाइना की एक पॉलिसी चलती है, और उस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स? आओ मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूँ कि व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये है इन चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स, हाउ इट इज एनसर्कलिंग इंडिया। देखो इसकी पॉलिसी क्या है
कि ये जो अपना इंडिया है ना, इंडिया के आसपास में जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो अफ्रीका का जिबूती हो, इधर आपका मालदीव हो, है ना, यहाँ पर आपका श्रीलंका हो, यहाँ पर आपका बांग्लादेश के आसपास के कुछ हो, म्यांमार हो, तो इंडिया को ऐसे करके चारों तरफ से चाइना अपने कुछ जो मिलिट्री बेस, नेवी बेस, उनके पोर्ट्स वगैरह हो गए, उन पर अपना प्रेजेंस बना करके इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी को कहा जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। अब देखो भाई, इस रीजन में उसने पाकिस्तान में अपना बेस बना लिया, यहाँ पर जिबूती में बना लिया, मालदीव में बना लिया, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में यहाँ पर बना लिया। अब ऊपर चलते हैं एक बार ऊपर, अब इसका देखो एफर्ट देखो। अब ये नेपाल में अपना बेस बना रहा है, पाकिस्तान में इसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है, ये कोशिश कर रहा है भूटान को भी अपने इन्फ्लुएंस में लाने की, और म्यांमार और बांग्लादेश को पहले ही अपने इन्फ्लुएंस में ले चुका है लगभग। तो एक तरह से इंडिया चारों तरफ से, ये जो है चाइना ने लगभग इसको एनसर्कल कर लिया है इंडिया को। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी एक चिंता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अदर इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा, ट्रेड रिलेशंस हमारे खराब होंगे। फिर भाई नेपाल का ट्रेड ज्यादातर किसके साथ होगा, चाइना के साथ होगा, वो हमारे साथ क्यों करेगा। इंडिया इज करेंटली नेपाल्स बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाएगा विद इन्वेस्टमेंट्स इन क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड। हमारा बहुत सारा ट्रेड वगैरह सब नेपाल के साथ में होता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकता है। तो ये तो रहा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसको साइन कर लिया है नेपाल ने। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कंट्री इसका पार्ट है, कौन नहीं है। अब चलते हैं आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर, जिसका नाम है ब्रेन रॉट। ये जो है ऑक्सफोर्ड की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर रहा है ना, 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। अब आप इसको देखिए, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ब्रेन रॉट से। क्या है ब्रेन रॉट? ब्रेन रॉट ब्रेन की एक ऐसी डिटोरिएटिंग कंडीशन है जिसमें ब्रेन की फंक्शनिंग कम होती जाती है। हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। और उसका कारण क्या बताया है इस ब्रेन रॉट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से ये वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। उसका कारण है कि सोशल मीडिया पर लो क्वालिटी का छोटा छोटा कंटेंट, छोटा छोटा रील वगैरह देखना, जो हर समय ज्यादा से ज्यादा उस कंटेंट को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो लोग कंज्यूम करते हैं, उनका ब्रेन कैसा हो जाएगा, उनका ब्रेन हो जाता है रॉट। और आप जानते होंगे रॉटिंग एक वर्ड भी होता है जिससे सड़ना कहते हैं जिसको हम। तो ऐसे समझो कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर कंटेंट को यूज करते हैं, उनका ब्रेन सड़ने की स्थिति में पहुंचने वाला है। मींस उनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। क्या है इसको एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर क्या कहती है। द टर्म ब्रेन रॉट हैज बीन नेम्ड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। क्या है ब्रेन रॉट? इज डिफाइंड एज द सपोज्ड डिटोरिएशन, ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ अ पर्सन्स मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट। मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट जो है वो हमेशा उसकी डिटेरियोरेट हो जाती है, स्पेशली व्यूड एज द रिजल्ट ऑफ ओवर कंजम्पशन। क्या है? ओवर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, नाउ पार्टिकुलरली ऑनलाइन कंटेंट। तो भैया जो भी लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब मान करके चलिए कि धीरे धीरे उनके ब्रेन की जो शक्ति है, ब्रेन की जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे डाउन होने वाली है। और इट हैज बीन एसोसिएटेड विद इश्यूज लाइक, क्या इसका रिजल्ट होता है? अटेंशन स्पैन जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज होंगे, स्लीपलेस नाइट्स होंगी, आपको ब्रेन में मींस जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जल्दी जल्दी आपको बहुत ज्यादा जो है क्रोध आ सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी आप जो है एंग्री हो जाओगे, आपको जो है आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो डाउन हो सकती है। सो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल करके आएंगी आपकी ब्रेन रॉट से, और उसका कारण है ऑनलाइन कंटेंट का कंजम्पशन, और स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, या हम कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है,
और उसमें भी ज्यादातर जो लोग छोटे छोटे वीडियोस वगैरह देख देख करके हो रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है। महाकुंभ मेला लगने वाला है भाई 2025 में, अब कुछ ही टाइम रह गया है इसमें। 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ मेला। कहाँ लगेगा ये? प्रयागराज में लगेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज, इट मींस प्रयागों का राजा। तो प्रयाग क्या होता है? जहां पर दो या दो से अधिक रिवर मिल रही हो उसको हम प्रयाग कहते हैं हिंदी में। और इसको प्रयागराज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 रिवर मिलती हैं और तीनों मिलकर के गंगा में कन्वर्ट हो जाती हैं। मींस 3 रिवर एक जगह पे मिल रही हैं, इसीलिए हम इसको प्रयागराज कहते हैं। अदरवाइज इंडिया में हर जगह पर केवल 2 रिवर मिलती हैं। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कि हिंदुइज्म का सबसे बड़ा क्या है, ये रिलीजियस पिलग्रिमेज है। लोग यात्रा की तौर पर यहाँ पर आते हैं और 12 इयर्स के स्पैन में 4 बार लगता है। ठीक है, और वो 4 प्लेस कौन कौन से हैं जहाँ पर ये लगता है? और ये लगता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे। यहाँ पर 3 रिवर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। एक बार ये लगता है उत्तराखंड में, जहां पर हरिद्वार में गंगा रिवर पर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उज्जैन और रिवर का नाम है क्षिप्रा रिवर। महाराष्ट्र में नासिक और उसका रिवर का नाम है गोदावरी। तो ऐसे समझो कि हिंदुइज्म में यात्रा को, ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा से दिया गया है। आप वर्ल्ड के कोई भी सेंट देख लीजिए आप, जिनको आज हम बुक्स में पढ़ते हैं, जिनके नाम पर आज धर्म है, उन सब ने ट्रैवलिंग पर फोकस किया। वो हमेशा घूमते थे। ठीक है, चाहे वो आपके लॉर्ड बुद्धा हो, महावीर जैन हो, गुरु नानक देव हो, है ना, या आपके स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, जितने भी आप उनको पाओगे, महान पर्सनालिटीज को पाओगे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग की थी। और जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। ट्रैवलिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप ट्रेन में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए। हालांकि ट्रैवलिंग कैसी भी हो, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होती है। लेकिन इंडिया में अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो उसमें ट्रैवलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था। और जो गुरुकुल वगैरह भी होते थे, वहां पर भी जो शिष्य होते थे उनको भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट के रूप में कई बार ट्रैवलिंग पर भेज दिया जाता था और कहते थे कि ये काम आप करके ले आओ, वापस आ जाओ। तो ट्रैवलिंग को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया था। ठीक है, क्या क्या इसमें रिचुअल्स होते हैं? शाही स्नान होता है, जो साधु होते हैं, दीपदान होता है इसमें, और कल्पवास होता है, एम्फसाइजिंग डिसिप्लिन एंड ऑस्टेरिटी। इसमें साधु संत वगैरह वहाँ करीब रहते हैं, 1 महीने का, वो बहुत सारा तपस्या वगैरह करते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला 2019 में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म यहाँ पर लगाई गई थी कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबके लिए बहुत ज्यादा सैनिटेशन रखी गई थी। वेस्ट की डिस्पोजल का भी मैकेनिज्म प्रिपेयर किया गया था। सो ये 4-5 प्लेसेस मैंने आपको बताए कि कुंभ के मेले में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कुंभ कहाँ, किस रिवर के उसमें लगता है, बैंक पे। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए। और ये था आज के लिए एमसीक्यूज एंड करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ और डिफरेंट एमसीक्यूज के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।